हेलो बच्चों, मैं सुमिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8th की साइंस। और क्लास 8th साइंस में हमारा चैप्टर चल रहा था पर्टिकुलेट नेचर ऑफ मैटर, जहां पर हम मैटर के पर्टिकुलेट नेचर के बारे में बात कर रहे थे। ठीक है, कि मैटर क्या है, कैसे बनता है, ये जो बना हुआ है टाइनी पार्टिकल से, कैसे ये अलग अलग तरह के मैटर बनाते हैं, है ना। अलग अलग स्टेट जैसे कि हमें पता है मैटर की, वो क्या है। हमने यहाँ पर बात की थी इंटर पार्टिकल स्पेस के बारे में, इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन के बारे में। ये कैसे है, ये कुछ पार्टिकल जो है प्रॉपर शेप में है, लेकिन कुछ पार्टिकल प्रॉपर शेप में नहीं है, कुछ पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है। ऐसा कैसे है, क्यों है, और क्या क्या मैटर ये बनते हैं, इसके बारे में हमने अपने लास्ट लेक्चर में बात कर ली थी। तो एक बार उसे रिवाइज कर लेते हैं, फिर आगे चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। चलिए, तो यहाँ पर सबसे पहले बच्चों हमने बात की थी मैटर के बारे में, कि मैटर क्या होता है। जहां पर हमने डिस्कस किया था मैटर किसे कहेंगे, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैव मास। जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है और जिसका कुछ ना कुछ मास होता है, उसी को क्या कहा जाता है, मैटर कहा जाता है। ये तो हो गई सिंपल सी डेफिनेशन मैटर की। लेकिन अब बात करते हैं कि ये जो मैटर है ये बना हुआ किससे है ना। मैटर हम कहेंगे किससे। अच्छा, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल की बात करें, तो जैसे ये मार्कर है, ये पेन है, तो ये पेन भी क्या है, एक मैटर है। इसके अलावा पानी है, वाटर है, वाटर भी क्या है, एक मैटर है। हवा है, एयर भी क्या है, एक मैटर है। आपके पास में रखी हुई चेयर, चेयर भी क्या है, एक मैटर ही तो है ना। इसके अलावा और भी एग्जाम्पल हैं, कई सारे एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, हमारे आसपास जो भी चीज हम देख रहे हैं वो सभी मैटर है, क्योंकि हर एक चीज ने स्पेस को ऑक्यूपाई किया है और हर एक चीज का मास भी है। इसीलिए हर एक चीज को हम क्या कह सकते हैं, मैटर कह सकते हैं। ठीक, चलो, तो पहली चीज तो ये क्लियर हो जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं कि ये जो मैटर है ये बने हुए किससे हैं। तो बच्चों, ये जो मैटर है ये बने हुए हैं, ये बने हुए हैं टाइनी पार्टिकल से मिलकर के। ये मैटर किससे बने हुए हैं, टाइनी पार्टिकल से मिलकर के। और इन टाइनी पार्टिकल्स को क्या कहा जाता है, इन्हीं टाइनी पार्टिकल्स को कहा जाता है एटम्स, जो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। टाइनी पार्टिकल्स को क्या कहा जाता है, एटम्स कहा जाता है, या एटम कहा जाता है, सिंपल सा। तो ये टाइनी पार्टिकल बहुत ज्यादा टाइनी यानी कि बहुत ज्यादा स्मॉल होते हैं, बहुत ज्यादा छोटे होते हैं। इन छोटे पार्टिकल को कहा जाता है, ये जो टाइनी पार्टिकल है इन्हें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स भी कहा जाता है। तो अगर हम कहें कि हमारे पास ये चौक है, क्या है ये, मान लो ये एक चौक है, क्या है ये, एक चौक है। अब इस चौक को हम ग्राइंड कर लें, छोटे छोटे पार्टिकल्स में क्या कर लें, इसे ग्राइंड कर लें, तो ग्राइंड करने के बाद हमें क्या देखने को मिलेंगे, इसके छोटे छोटे पार्टिकल्स देखने को मिलेंगे। तो इन्हीं पार्टिकल से मिलकर के क्या बना हुआ है, ये चौक बना हुआ है। ठीक है, तो चौक इन पार्टिकल से मिलकर के बना है, तो इन पार्टिकल्स को क्या कहा जाएगा, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कहा जाएगा। ठीक है, क्या कहा जाएगा, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कहा जाएगा। फिर हमने बात की जो मैटर है, मैटर की अलग अलग स्टेट्स होती हैं। अब ये जो मैटर की स्टेट है, कैसे पता चलेगा कौन सी स्टेट है। तो तीन मेन स्टेट के बारे में हमने बात किया, कि पहली है सॉलिड स्टेट, दूसरी है लिक्विड स्टेट, और तीसरी है गैसियस स्टेट। ये तीन मेन स्टेट है मैटर की। अब बनती कैसे है ये स्टेट, जैसे कि हमने कहा कि मैटर तो पार्टिकल से मिलकर के बने हैं, है ना। सभी जो पार्टिकल्स हैं उनसे मिलकर के मैटर बने हुए हैं। तो सारे पार्टिकल्स मिलकर के जो है एक ही तरह का मैटर क्यों नहीं बनाते। क्या एक ही तरह का मैटर बनाना पॉसिबल है, नहीं है, है ना। अलग अलग तरह के मैटर है। तो ऐसा क्यों है कि पार्टिकल सारे जो भी मैटर है वो पार्टिकल से मिलकर के ही बना हुआ है।
ये तो सिंपल सी बात है, करेक्ट बात है कि सारा मैटर पार्टिकल से मिलकर के ही बना हुआ है। लेकिन अलग अलग तरह के मैटर हमारे पास है, कुछ सॉलिड स्टेट में है, कुछ लिक्विड स्टेट में है, कुछ गैस स्टेट में है। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? जब पार्टिकल से मिलकर के ही बना है तो सारा मैटर जो है वो एक ही स्टेट में क्यों नहीं है, जब सब कुछ पार्टिकल से ही मिलकर के बना है? ऐसा होता है पार्टिकल के अरेंजमेंट की वजह से, है ना, पार्टिकल के प्रॉपर्टीज की वजह से, पार्टिकल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से। ये पार्टिकल जैसे हमें बहुत सीधा शरीफ यहाँ पर दिख रहा है, ऐसा पार्टिकल है ही नहीं। पार्टिकल की क्या है, अलग अलग प्रॉपर्टीज होती है। अब क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? जैसे कुछ पार्टिकल्स क्या होते हैं, उनके बीच में इंटर पार्टिकल स्पेस होता है। क्या होता है? कुछ पार्टिकल्स के बीच में इंटर पार्टिकल स्पेस होता है, तो वो अलग तरह का मैटर बनाते हैं। कुछ पार्टिकल ऐसे होते हैं जिनके बीच में इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन होता है या बहुत ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, वो अलग तरह के पार्टिकल बनाते हैं। कुछ पार्टिकल ऐसे होते हैं जो हमेशा मोशन में रहते हैं, जो बहुत ज्यादा क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। तो इस तरह से पार्टिकल की अलग अलग प्रॉपर्टीज होती है। जैसे अगर हम कहें ये चौक है, ये पार्टिकल ने मिलकर के चौक बनाई, और इन्हीं पार्टिकल से यानी कि अलग अलग पार्टिकल से मिलकर के ही क्या बनता है, जो वाटर है, वाटर भी बनता है। लेकिन दोनों के बीच में क्या जो है डिफरेंस है कि ये एक सॉलिड, ये क्या हमारा चौक क्या है, सॉलिड है, और वाटर क्या है, लिक्विड है। तो दोनों के बीच में ऐसा क्या है कि ये सॉलिड मैटर बना रहा है और ये वाटर, ठीक है। तो दोनों के बीच में ऐसा क्या है कि ये सॉलिड मैटर बना रहा है, ये लिक्विड मैटर बना रहा है। तो ऐसा इसीलिए जो चौक है इसके पार्टिकल के बीच में है, क्या कह सकते हैं हम, यहाँ पे लिख लेते हैं, इसके पार्टिकल के बीच में क्या है, इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन। पार्टिकल के बीच में है इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन, जिस वजह से पार्टिकल जो है एक दूसरे से अट्रैक्टेड हैं, और अट्रैक्टेड हैं जिस वजह से यहाँ पर एक फिक्स्ड शेप और फिक्स्ड वॉल्यूम हमें देखने को मिलता है। लेकिन अगर हम वाटर की बात करें तो यहाँ पर है बच्चों इंटर पार्टिकल स्पेस। इंटर पार्टिकल स्पेस, उस स्पेस की वजह से वाटर के जो पार्टिकल है उनके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। अब दो चीजें आपको समझनी है, ठीक, कि मैटर के पार्टिकल के बीच में अट्रैक्शन भी होता है और स्पेस भी होता है। अब जहां पर अट्रैक्शन ज्यादा होगी, जिन पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन ज्यादा होगी, वो सॉलिड पार्टिकल मतलब सॉलिड मैटर को बनाएंगे। जिनके बीच में स्पेस होगा, थोड़ा बहुत स्पेस होगा, वो लिक्विड बनाएंगे। जिनके बीच में ज्यादा स्पेस होगा वो क्या बनाएंगे, गैसियस मैटर को बनाएंगे। क्लियर है इतना? अब दूसरी चीज अब दूसरी चीज ये है कि इतना तो चलो समझ में आ गया है। अब दूसरी चीज है, अगर हम कहें, चलिए, अगर हम कहें ये कौन सी स्टेट है, तो इसे कहा जाएगा सॉलिड स्टेट। क्यों कहा जाएगा सॉलिड स्टेट? क्योंकि यहां पर क्या है, डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। जैसे हमारे पास चेयर है या पेन है या आपकी बुक्स हैं, नोटबुक्स हैं, उनका एक डेफिनेट शेप है और डेफिनेट वॉल्यूम है। नेक्स्ट अगर हम कहें तो ये क्या हमारे पास, ये है लिक्विड। लिक्विड के पास क्या होता है बच्चों, नो डेफिनेट शेप, नो डेफिनेट शेप। कोई डेफिनेट शेप लिक्विड की नहीं होती है, ना तो डेफिनेट शेप है बट फिक्स्ड वॉल्यूम। तो जो वॉल्यूम है वो फिक्स्ड है, या डेफिनेट बोल लेते हैं हम, डेफिनेट, ठीक है। और ये हमारे पास कैसे पार्टिकल है, ये हमारे गैस के पार्टिकल हैं। ये कैसे होते हैं, नो डेफिनेट शेप, नो डेफिनेट शेप एंड नो नो डेफिनेट वॉल्यूम।
ना तो यहाँ पर इनका डेफिनेट शेप होता है गैसेस का, ना ही डेफिनेट वॉल्यूम होता है। ऐसा क्यों? अगर हम अट्रैक्शन की बात करें, अगर हम अट्रैक्शन के ऑर्डर की बात करें, तो पार्टिकल के बीच में सबसे ज्यादा अट्रैक्शन होता है सॉलिड के पार्टिकल के बीच में, फिर लिक्विड के पार्टिकल के बीच में, और सबसे कम अट्रैक्शन होता है गैसेस के पार्टिकल के बीच में। अगर हम स्पेस की बात करें, इंटर पार्टिकल स्पेस की बात कर रहे हैं, तो सबसे ज्यादा स्पेस सॉलिड और लिक्विड के कंपैरिजन में लिक्विड के पार्टिकल में स्पेस होता है, और लिक्विड और गैस के कंपैरिजन में गैस के पार्टिकल के बीच में स्पेस होता है। तो ये ऑर्डर आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कि देखो यहाँ पर ये है सॉलिड, सॉलिड, ये है लिक्विड, ये है गैस। चलिए, तो दो तीन चीजें हमें समझ में आ गई हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी हमें समझ में आ गई हैं पार्टिकल्स की, कि कैसे पार्टिकल अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से अलग अलग तरह के मैटर हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो जैसे हम सॉलिड की बात कर रहे थे, सॉलिड में हमने एग्जाम्पल देखा, जैसे चेयर है, टेबल है, आपके पास बुक्स है, नोटबुक्स हैं, आप हैं, सभी क्या है, सॉलिड मैटर है। वहीं अगर हम बात करें लिक्विड की, तो इनका कोई डेफिनेट शेप नहीं होता। इनका शेप तो होता क्या है, शेप जैसे हमने वाटर को एक बॉटल में डाला, तो वाटर का जो शेप है, अगर हमने एक सर्कल बॉटल में डाला है ना, मान लो हमने एक इस तरीके से, कोई हमारे पास बॉटल थी, तो ये बॉटल थी ऐसे रेक्टेंगल, दूसरी बॉटल इस तरीके से थोड़ा सर्कल शेप में थी, ठीक है। नेक्स्ट बॉटल इस तरीके से फ्लास्क हमारे पास था, नेक्स्ट इस तरीके की कुछ था, नेक्स्ट इस तरीके से राउंड बॉटम फ्लास्क टाइप्स कुछ फ्लास्क हमारे पास था। तो ये जो वाटर है, जिस भी उसमें डालेंगे हम, जिस भी कंटेनर में डालेंगे, उसी कंटेनर का ये शेप ले लेता है, ठीक है। जैसे अगर हम इसमें डालेंगे तो स्क्वायर शेप का हो जाएगा, इसमें डालेंगे तो ऐसा शेप हो जाएगा, इसमें डालेंगे तो ऐसा शेप ले लेगा, राउंड वाले में डालेंगे तो राउंड शेप ले लेगा, ठीक है। तो कोई सा भी शेप ये ले लेता है, तो इसका कोई फिक्स्ड शेप है नहीं, ठीक है। दूसरी चीज, जैसे हमने रेक्टेंगल बॉटल में पानी को डाला है, तो जब हम पानी को बाहर निकालते हैं, तो क्या पानी पूरा रेक्टेंगल शेप में बाहर आता है? नहीं आता है ना, यानी कि वो उस शेप में चला तो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं कि वो शेप ही ले लेगा। जैसे हमने किसी गोल बॉटल में पानी डाला, तो जब हम गोल बॉटल से पानी वापस निकालते हैं, तो क्या पानी का गोल शेप आता है क्या वापस? नहीं ना, ऐसा तो नहीं होता। इसीलिए हम कह रहे हैं कि वाटर का कोई डेफिनेट शेप नहीं है, उसको जिस कंटेनर में डाला जाता है उसी का वो शेप ले लेता है। आपने घरों में अक्सर देखा होगा, लेकिन वॉल्यूम उसका फिक्स्ड होता है, डेफिनेट वॉल्यूम उसका वाटर का होता है। क्लियर है इतना? चलिए, अब वाटर की एक टेंडेंसी के बारे में बात करते हैं, कि वाटर की टेंडेंसी होती है फ्लो करने की। सेम गैसेस की और वाटर की कुछ कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो मैच करती हैं, जैसे फ्लूइडिटी वाली प्रॉपर्टी है, कि ये दोनों क्या करते हैं, जैसे लिक्विड है और गैस है, दोनों ही क्या करते हैं, फ्लो करते हैं। जबकि सॉलिड की टेंडेंसी है हीप करने की, ये फ्लो नहीं करते, ये हीप करते हैं। अब फ्लो और हीप, इनका मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए आपके पास दो ग्लास हैं, या मान लो आपके पास दो बाल्टी भर के, एक बाल्टी में आपके पास पानी है और एक बाल्टी में आपके पास सीमेंट है, ठीक है। दोनों अलग अलग चीजें, सीमेंट क्या है, सॉलिड है, और जो वाटर है आपके पास बाल्टी में, वो क्या है, लिक्विड है, ठीक है। अब आप क्या कीजिए, उस बाल्टी को उठाइए और सीमेंट को जो है नीचे फर्श पर डालिए। तो जब आप सीमेंट को डालेंगे एक जगह पर, तो सीमेंट क्या होगा, एक जगह पर ढेर बनाएगा कुछ इस तरीके से। जैसे मान लो ये बकेट फुल हमारे पास क्या है, सीमेंट है, इस सीमेंट को हम नीचे डाल रहे हैं एक जगह पर, तो सीमेंट कैसे गिरेगी भैया, ऐसे गिरेगी, इस तरीके से क्या करेगी, इस तरीके से ऐसे पहाड़ जैसे बना देगी, ऐसे हीप बना देगी, ठीक है। तो एक जगह में इस तरीके से हीप, ढेर बना देगा, यानी कि ढेर। जैसे आपने देखा होगा अक्सर, कोई भी सॉलिड चीज है, जैसे मान लीजिए हमारे पास बहुत सारे फ्रूट्स हैं, तो फ्रूट्स को हम एक जगह पे डालते हैं, तो वो फ्रूट्स क्या बना देते हैं, ढेर बना देते हैं एक जगह पर। तो ऐसे ही जैसे सीमेंट है, या हमारे पास कोई भी चीज है, तो सॉलिड हमेशा क्या करेंगे, एक ढेर बना देंगे इस तरीके से। हम जैसे देख पा रहे हैं, जैसे हम यहाँ पर सीमेंट की बात कर रहे थे, वैसे अगर हम बात करें कि एक बाल्टी पानी हमारे पास है, उस बाल्टी पानी को भी हम यहाँ पर सीमेंट के बगल में डाल रहे हैं, तो क्या वो भी ढेर बनाएगा क्या, पानी के ऊपर, पानी के ऊपर इस तरीके से आकर के पानी ढेर बनाता है? नहीं। पानी क्या करेगा, जैसे ही हम पानी डालेंगे, पानी फ्लो करना शुरू कर देगा, इधर उधर बहने लग जाएगा, जहां भी उसको बहने के लिए जगह मिलेगी। जगह नहीं भी मिलेगी बहने के लिए, फिर भी वो बहने की कोशिश करेगा पूरा। जैसे मान लीजिए कहीं पर ढलान है, पानी जो है नीचे की तरफ ही फ्लो करेगा, लेकिन कहीं पर ढलान नहीं है, बिल्कुल असमतल है, तो वहां पर भी पानी क्या करेगा, इधर उधर जाएगा,
फ्लो करने की कोशिश करेगा। तो वाटर की टेंडेंसी होती है फ्लो करने की, जबकि जो सॉलिड है उनकी टेंडेंसी होती है हीप करने की। अगर हम गैसेस की बात करें तो गैसेस की प्रॉपर्टी भी होती है फ्लो करने की, इनकी टेंडेंसी भी क्या है, फ्लो करने की। ये भी क्या करते हैं, फ्लो करते हैं। ठीक है, तो इतना आपको ध्यान रखना है। तो इन्हें हम कह सकते हैं कि ये जो पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स मिलकर के मैटर बनाते हैं। अब ये मैटर की अलग अलग स्टेट को बनाते हैं, पार्टिकल ही बना रहे हैं। ठीक है, मैटर की अलग अलग स्टेट, और मैटर की ये जो अलग अलग स्टेट है इनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं। जैसे कुछ प्रॉपर्टीज हमने यहाँ पर डिस्कस की हैं, कुछ प्रॉपर्टीज धीरे धीरे आगे हम डिस्कस करेंगे। एक बार आप देख लीजिए। चलिए तो चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। चैप्टर में आप देख लीजिए जो जो हमने अभी तक पढ़ लिया है। ठीक है, चलिए तो ये एक्टिविटी हमने देख ली थी जहां से हमें पता चला था कि कोई भी मैटर बना हुआ है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से मिलकर के। चलिए फिर हमने यहाँ पर शुगर को वाटर में डिसॉल्व करने वाला एक्सपेरिमेंट किया था, जहां पर हमने देखा था कि वाटर का जो लेवल है वो एज इट इज है जैसे पहले था शुगर डालने के बाद भी। ठीक है, क्योंकि इससे क्या पता चलता है कि वाटर के पार्टिकल के बीच में स्पेस है, जिसे कहा जा रहा है इंटर पार्टिकल स्पेस, और शुगर के जो पार्टिकल्स है वो स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहे हैं। चलिए इंटर पार्टिकल स्पेस के बारे में बात की। फिर हमने बात की थी कुछ कौन है जो ये तय करता है या डिसाइड करता है कि मैटर की कौन सी स्टेट बनेगी। ठीक है, तो वो हमने देख लिया इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन और इंटर पार्टिकल स्पेस, ये डिसाइड करते हैं। फिर हमारी साइंस हेरिटेज के बारे में, सॉरी एटम के बारे में हमने बात की थी थोड़ा, हमने जॉन डाल्टन के बारे में बात की थी थोड़ा सा, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी भी हमने थोड़ा सा यहाँ पर देख लिया था, एक हल्का फुल्का इंट्रोडक्शन हमने यहाँ पर बात की थी, बाकी तो हम इसे हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। चलिए फिर यहाँ पर एक और एक्टिविटी हम देख रहे थे, यहाँ पर हमने क्या देखा कि कुछ ऑब्जेक्ट्स हमने लिए। अब इन ऑब्जेक्ट्स में हमने क्या गौर किया, हमने देखा कि इन सभी का डेफिनेट शेप है और एक डेफिनेट वॉल्यूम भी है। ठीक है, चलिए फिर हमने बात की थी मेल्टिंग पॉइंट की। मेल्टिंग पॉइंट यानी कि वो मिनिमम टेम्परेचर जिस पर कोई सब्सटेंस या कोई सॉलिड जो है वो मेल्ट होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर में। तो मेल्टिंग होती कैसे है इसको हमने डिस्कस किया था। अब मेल्टिंग की प्रोसेस को थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं यहाँ पर। तो मेल्टिंग की प्रोसेस, चलो तो मेल्टिंग की प्रोसेस में हमने देख लिया था कि कैसे सॉलिड जो है वो हीट को क्या करते हैं, वो हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, यानी कि हीट लेते हैं कोई भी सॉलिड, जैसे आइस का एग्जांपल हमने यहाँ पर लिया। तो आइस क्या कर रहा है, हीट को पहले एब्जॉर्ब कर रहा है, धीरे धीरे हीट एब्जॉर्ब करने से पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, उनके बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स था यानी कि इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन था वो धीरे धीरे कमजोर होता जाता है, वो ब्रेक होता जाता है और धीरे धीरे वो मेल्ट हो जाते हैं और लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। दूसरी चीज हमने ये डिस्कस की थी, जिन पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा उनका मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो उनके पार्टिकल के बीच का जो इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन है उसको ब्रेक करने के लिए भी तो ज्यादा क्या करना पड़ेगा, उसको मेल्ट करना पड़ेगा, जिस वजह से मेल्टिंग पॉइंट उनका हाई होता है। दूसरी दूसरा पॉइंट ये है कि जिन पार्टिकल्स के बीच में इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन बहुत ज्यादा नहीं होता उनका मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा नहीं होता, क्योंकि इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन ज्यादा नहीं है जिस वजह से उस अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए हमें ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, ये डिस्कस हमने कर लिया था। तो यहाँ पर अलग अलग मटेरियल्स हम देखेंगे, जैसे आइस है, यूरिया है और आयरन है। अगर हम ध्यान से देखें इनके अलग अलग मेल्टिंग पॉइंट है। जैसे आइस का मेल्टिंग पॉइंट है 0 डिग्री सेल्सियस, और यूरिया का मेल्टिंग पॉइंट है 133 डिग्री सेल्सियस, और आयरन का मेल्टिंग पॉइंट है 1538 तो ये आप नोट कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट भी है कि अलग अलग मेल्टिंग पॉइंट क्या क्या होते हैं अलग अलग मटेरियल के। तो चलिए बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने आने वाले अगले सेशन में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।